हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन समझते हैं क्लास 11th का, ठीक है? बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, बायोलॉजी कितने भागों में टूटता है, इस सब बातों को हम लोग आज समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीका से। देखिए बायोलॉजी जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। हर स्टूडेंट को बायोलॉजी के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी जो है ना जीवन से कनेक्ट है। मतलब होता है लाइफ साइंस। बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? लाइफ साइंस। यानी इसमें लाइफ के बारे में आप लोग अध्ययन करते हैं, किसमें? बायोलॉजी। तो चलिए बायोलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं कि बायोलॉजी के पापा जी कौन है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, उस सब के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी दो गो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और वो होता है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। आप समझ गए होंगे सजीव, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी कोई पूछेगा क्या है तो स्टडी ऑफ लिविंग, यानी सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ये बात समझ गए कि जितने भी सजीव है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को डाउट बताइए? नहीं है। देखिए अब बात आता है यहाँ कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहले तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क, क्या नाम था उनका? लैमार्क था। उन्होंने बायोलॉजी का नाम दिया। जैसे हम लोग में कोई बच्चा जन्म लेता है, मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो नाम लोग घर के कोई लोग रख देता है, मोहना, सोहना, फलाना, ढकाना, सब लोग रख देते हैं। इसी प्रकार के बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी को शब्द किसने दिया कि ना इसको बायोलॉजी इस चीज है तो इसको हम लोग बायोलॉजी नाम देंगे। ये क्या है उसको पता नहीं था पहले, लेकिन कोई नहीं ना होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो क्या नाम रखा जाए पता नहीं होता, लेकिन कोई उसको पर्टिकुलर नाम दे देता है कि हाँ इसका नाम सोहन रहेगा, इसका नाम मोहन रहेगा, इस तरीके से। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोलॉजी। वो बोला जो चीज है इसको आप बायोलॉजी नाम दीजिए। बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी अध्ययन, जिसको हम लोग सजीव का अध्ययन बोलेंगे, जीवों का अध्ययन। इतना बात समझ गए? तो आप ये बात समझ गए कि लैमार्क जी थे तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे, बायोलॉजी शब्द दिए थे। बात क्लियर है? अब देखिए एक वैज्ञानिक था नहीं थे, सॉरी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्लिनियस। कार्लिनियस नाम था उनका। उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी को दो भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था बायोलॉजी को। एक भाग था उनका क्या? एक भाग था, आपको बता दे, जूलॉजी। क्या नाम था? जूलॉजी, जूलॉजी। एक भाग था आपका बोटनी, बोटनी। और वो अपने बुक में बांटे थे, जिस बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। कौन सा बुक है भाई? दोनों में बांटे थे कि कौन सा बुक था? सिस्टेमा, सिस्टेमा नेचुरी। कथी नाम था? सिस्टमा नेचुरी। बात क्लियर? अब देखिए जूलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी कितने भाग में बांटा? दो भाग में। पहला जूलॉजी, दूसरा बोटनी। जूलॉजी का में हम लोग जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं। जानवर, जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं ना वो जानवर है, और उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? जूलॉजी में। और बोटनी में हम लोग जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति देखते हैं वो सभी किस में हम लोग पढ़ते हैं? बोटनी में। यानी आप समझ गए कि बायोलॉजी को कितने भागों में ब्रेक किया गया है? दो को भागों में। एगो को जूलॉजी बोला जाता है, एगो को बोटनी बोला जाता है। बात क्लियर? अब देखिए कोई बोलेगा कि आप मतलब कोई किसी को कह देता है तुम जानवर के बच्चे हो, किसी को बहुत बुरा लग जाता है कि भाई जानवर का बच्चा हमको काहे बोला, काहे इसे बोला। लेकिन एक बात समझिए, एक्चुअल में जानवर का बच्चा ही इस सृष्टि पे जितने भी लोग हैं। हाँ ये बात फैक्ट है कि हम लोग सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक होते हैं, बुद्धिमान जानवर हैं हम लोग। लेकिन जानवर हैं, हम लोग की उत्पत्ति ही जानवरों से हुई है। बताइए, आप खूब अच्छा से जानते हैं इस चीज को, बायोलॉजी के स्टूडेंट जानबे कीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग बहुत अच्छा समझते हैं। तो बायोलॉजी को कार्लिनियस महोदय ने दो भागों में ब्रेक किया,
जिस बुक में वो ब्रेक किए हैं, जिस बुक में लिखा गया है कि वो जूलॉजी और बोटनी बायोलॉजी का भाग है, उस बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। बात क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, अब बोटनी में हम लोग वनस्पति यानी पेड़ पौधे यानी प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्लांट का अध्ययन बोटनी और जीव जंतु यानी एनिमल्स का अध्ययन तो जूलॉजी। आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट इज कॉल्ड, क्या हो सकता है आपको? स्टडी ऑफ एनिमल कहिएगा तो जूलॉजी कहना पड़ेगा आपको। स्टडी ऑफ प्लांट कहिएगा तो आपको क्या कहना पड़ेगा? बोटनी। ये बात इतना समझ आया, किसी को परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात यहाँ आता है कि आखिर में ये बायोलॉजी का कोई ना कोई फादर होंगे, पिताजी कोई होंगे। बिना बाप के तो बच्चा नहीं होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे ये बायोलॉजी के जो बाबूजी हैं, जो पिताजी हैं, बायोलॉजी के पिताजी को बोला जाता है एरिस्टोटल। क्या नाम दिया जाता है उनको? एरिस्टोटल, जिसको हम लोग अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो कोई पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी तो आप नाम दीजिएगा किसका? अरस्तु। यानी बायोलॉजी के पापा जी कौन है? तो अरस्तु हैं। बायोलॉजी के बाबूजी कौन है? तो अरस्तु। कोई दिक्कत है इतना बात? अब अरस्तु केवल बायोलॉजी का बाबूजी ही नहीं है, अरस्तु यहाँ पे जूलॉजी के बाबूजी हैं। और एक बात बता दें, यह एम्ब्रोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान के भी बाबूजी हैं। अब तीन गो के बाबूजी हैं। जूलॉजी के बाबूजी एरिस्टोटल, और बायोलॉजी के बाबूजी एरिस्टोटल, एम्ब्रोलॉजी के बाबूजी एरिस्टोटल यानी जीव विज्ञान के बाबूजी एरिस्टोटल, जंतु विज्ञान के बाबूजी एरिस्टोटल, भ्रूण विज्ञान के बाबूजी एरिस्टोटल। इस बात को आप बहुत अच्छा से समझें। अब देखिए बोटनी के बाबूजी कौन है? बोटनी के पिताजी कौन है? तो बोटनी के पिताजी हैं थियोफ्रेस्टस। उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। कोई दिक्कत है बताइए? याद रहेगा ना बोटनी के पापा जी का नाम क्या रहेगा? अब किसी को बोल दे महेश के पापा जी का नाम बताओ, सुरेश के पापा जी का नाम बताओ, तो भाई यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कष्ट करना पड़ेगा। इनके पापा जी का नाम याद करना पड़ेगा, इनके पापा जी का नाम याद करना पड़ेगा। यही अगर क्वेश्चन है कि माइक्रोबायोलॉजी के पापा जी, ये है बायोलॉजी है। माइक्रो का मतलब स्मॉल, एकदम माइक्रो मतलब वो बहुत छोटा। माइक्रो बायोलॉजी के पापा जी, तो इनको बोला जाता है एंटोनी वैन लीवेनहॉक। क्या नाम दिया जाता है? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। ठीक है, ये भी लीवेनहॉक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर लिख देते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी, ये भी एंटोनी वैन लीवेनहॉक। एंटोनी वैन लीवेनहॉक केवल माइक्रो बायोलॉजी के पापा जी नहीं है, इतना ही नहीं, और भी देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के पापा जी एंटोनी वैन लीवेनहॉक तो हैं, लेकिन ये और भी बहुत सारा चीज का खोज किया है। इन्होंने स्पर्म का खोज किया है, स्पर्म। इन्होंने आरबीसी का खोज किया है, इन्होंने प्रोटोजोआ का खोज किया है, प्रोटोजोआ। अब बात समझिए, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की है, बैक्टीरिया। अब आप समझ गए होंगे, बहुत सारे चीज, एक व्यक्ति ने इतना सारा चीज किया है। हम लोग अपने जिंदगी में तो कुछ नहीं किया है, लेकिन ये व्यक्ति ने बहुत बड़े। स्पर्म का खोज एंटोनी वैन लीवेनहॉक, बात समझ गया। आरबीसी का खोज एंटोनी वैन लीवेनहॉक, प्रोटोजोआ का खोज एंटोनी वैन लीवेनहॉक, स्पर्म का खोज एंटोनी वैन लीवेनहॉक, बैक्टीरिया का खोज एंटोनी वैन लीवेनहॉक। बात क्लियर है? आइए को बात याद रखिएगा, जीवित बैक्टीरिया का खोज इसने किया था। जीवित सेल का खोज इन्होंने किया था, लेकिन मृत सेल का खोज आपको रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किए थे। इतना बात आप समझ पा रहे हैं? किसी को थोड़ा भी डाउट है तो बताइए। हम लोग देखिए जीव विज्ञान, कोई पूछेगा जीव का लक्षण क्या होता है, जीव किसे कहा जाता है, जीव का लक्षण क्या होता है, जीव निर्जीव में फर्क क्या होता है। तो हम लोग क्लास 10वां तक पढ़े हैं, क्लास 10th तक हम लोग जीव में रेस्पायरेशन होता है, जीव में श्वसन होता है। सही बात है भाई, जीव में श्वसन होता है, जीवों में रिप्रोडक्शन होता है एकदम।
जीवो में डाइजेशन होता है, ठीक है। जीवो में एक्सक्रेशन होता है। एक्सक्रेशन का मतलब उस उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब वो अपने बॉडी से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की प्रोसेस। बात समझ गया? यानी एक ट्रिक के माध्यम से समझे तो 10वां लेवल तक हम लोग पढ़े हैं। इसको थोड़ा मिटा दें ताकि स्पेस हमको मिल जाए, ठीक है ना। इसको थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। थोड़ा जनबे करते हैं, गर्मी का दिन है, गर्मी लगबे करेगा, ठंडा का दिन है, ठंडा लगबे करेगा, होबे करता है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा 10th लेवल की बात की जाए, 10th लेवल तो उसमें सजीवों का जो लक्षण होता है, सजीवों के जो गुण होता है, वो होता है लगभग, एगो ट्रिक याद रखिएगा, डी आर 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 बेंज, आर आर बेंज, BENG, डॉक्टर आर आर बेंज। बहुत अच्छा ट्रिक है जो आपको बहुत शानदार तरीका से समझ आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलिए। अब देखिए देखिए हम 10वां लेवल तक, 10th लेवल की बात की जाए तो हम लोग सजीवों के लक्षण देखते हैं कि मतलब सजीव के लक्षण जिसमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस हो, है ना, जो सांस ले सके, जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस हो, मतलब जो भोजन को पचा सके, ठीक है, जिसमें एक्सक्रेशन का प्रोसेस हो, जो अब भोज अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यानी डायरेक्ट समझिए सांस लेना, पचाना और बॉडी से बाहर निकाल देना, ये मेन चीज है। उसके बाद रिप्रोडक्शन है, उसके बाद आपका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये सब 10th लेवल तक हम लोग पढ़े कि सजीवों में श्वसन की क्रिया होनी चाहिए, डाइजेशन की क्रिया होनी चाहिए, जीवों में वृद्धि और विकास होना चाहिए, जीवों में प्रजनन होना चाहिए, बहुत सारा चीज, जीवों में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। ये सब हम कहाँ तक पढ़े? 10th लेवल तक। एक बहुत ही सुंदर तरीके के साथ, एक बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा है, जो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ये 10th लेवल तक है। 10th लेवल तक अगर 10th क्लास का कोई भी स्टूडेंट है, अगर उससे पूछा जाएगा कि बाबू बताइए कि जीवों का लक्षण क्या है, तो जवाब देगा। देखिए ध्यान से, डॉक्टर आर आर बेंज, यहाँ पे एक बार आपको साइलेंट रखना है। डी के मतलब होता है डाइजेशन। का होता है बाबू? डाइजेशन। डाइजेशन को हम लोग पाचन बोला जाता है, बताइए। आज डाइजेशन आपको जीव का एक बहुत ही विशेष लक्षण है, बहुत ही अच्छा लक्षण। मान लीजिए हम खाना खा गए, खाना खा लिए तो आज खाए तो 5 दिन के बाद तो नहीं पचेगा, ये पच जाएगा, ठीक है। इस पे देखिए, डाइजेशन जो होता है अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है, इनवॉल्टरी रिएक्शन के अंतर्गत आता है, जिस पे डाइजेशन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। डाइजेशन ही नहीं कहता है कि मतलब आप आज खाइए, हम कल होके पचाएंगे, परसों के पचाएंगे। आपने खाना खाया, वो अपना काम किया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सजीवों के अंदर डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब आप पाचन होता है। क्या होता है भाई? पाचन। अब आइए थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पे आर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 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 समझ गए ना? रिप्रोडक्शन के मतलब होता है प्रजनन, और प्रजनन के मतलब होता है अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करना। कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, आदमी का बच्चा आदमी होता है, बताइए। तो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग प्रजनन या जनन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? आगे इसके बारे में पढ़ना है कि जनन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, कैसे होता है, सब बारे में पढ़ा जाएगा। इतना बात आप समझ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ आर का मतलब होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को हम लोग हिंदी में श्वसन के नाम से जानते हैं। अब बताइए, हम लोग सांस के माध्यम से क्या लेते हैं? मिक्सचर ऑफ गैस को लेते हैं। हमारा लंग्स उसमें से ऑक्सीजन को सिलेक्ट करता है, हम लोग मिक्सचर ऑफ गैस लेते हैं, मिक्सचर ऑफ गैस। ऐसा बात का थोड़ा ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, ऐसे नहीं होता। इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस ही नहीं है कि ईश्वर ने आपको स्पेशल ऑक्सीजन दिया है कि आप ऑक्सीजन खींच लीजिए। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। आपने मिक्सर आपको गैस को लिया और वहां से फेफड़ा में गया, फेफड़ा उसको क्या करता है? वहां से
छान लेता है, सिलेक्ट करता है ऑक्सीजन को। इतना बात आप समझ गए। अब देखिए सांस लेते हैं तो आप बहुत सारे बुक में लिखा है, बहुत सारे टीचर लोग बताते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सही बात है एक तरीके से सोचा जाए तो, लेकिन हम लोग मिक्सर ऑफ गैस लेते हैं, वहां से ऑक्सीजन सिलेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग श्वसन नाम देते हैं। ये बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पे होता है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बताइए, ब्लड सर्कुलेशन एक ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू है, उत्तक है। ब्लड को उत्तक बोला जाता है। कैसा उत्तक बोला जाता है? इसको बोला जाता है तरल संयोजी उत्तक। मतलब होता है तरल संयोजी उत्तक, ठीक है ना। तरल संयोजी उत्तक क्यों बोला जाता है? उत्तक ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी सेल्स होती है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो बताइए उत्तक के मतलब आपको टिश्यू के अंदर में क्या होता है? सेल होता है। कौन सा सेल? इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी बहुत सारे नाम आप लोग सुने होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ब्लड सर्कुलेशन, आपके बॉडी के हर एक भाग में ब्लड दौड़ता रहता है, सर्कुलेट करते रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है संयोजी। कोई क्वेश्चन पूछेगा आप, ब्लड को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है? तरल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, संयोजी का मतलब होता है कनेक्ट करके रखता है पूरे बॉडी को। आप ब्लड क्या है? तो उत्तक है, इसीलिए इसको बोला जाता है तरल संयोजी उत्तक। यानी पूरे बॉडी को क्या कर रखता है? कनेक्ट करके रखता है। यहाँ कट मारी यहाँ ब्लड, यहाँ कट मारी यहाँ ब्लड, यहाँ कट मारी यहाँ ब्लड, यहाँ कौन कौन नस वस फाड़ लेता है, सब ब्लड। बताइए, तो हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे सजीवों का लक्षण, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन तो स्वाभाविक आएगा। अब देखिए ई के मतलब होता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन के मतलब होता है उत्सर्जन। आपने कोई चीज खाया, आपके बॉडी ने पचाया, आपके पेट ने पचाया, उसमें देखिए पाचन की क्रिया तो मुख से स्टार्ट हो जाता है भाई, वो सब बात में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बात क्लियर। आप खाना खाए, पाचन हुआ। अब पाचन होता है तो उसमें से जो बेकार पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बॉडी से बाहर जो बेकार पदार्थ होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, उस प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है उस प्रक्रिया को बोला जाता है उत्सर्जन। कोई पूछेगा उत्सर्जन क्या है, तो बॉडी से खराब पदार्थों को, बेकार पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग नाम कभी देते हैं उत्सर्जन। ठीक है, यहाँ एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जिसको हम लोग बोलते हैं पोषण। देखिए सजीव का अंदर पोषण होना चाहिए, जब तक पोषण नहीं होगा तब तक वृद्धि विकास नहीं होगा। बताइए, हम लोग खाने नहीं खाएंगे तो का विकास होगा, वृद्धि होगा, शरीर का ग्रोथ होगा? नहीं होगा। सेल डिवीजन होगा? नहीं होगा मेरे भाई। यानी इसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। यहाँ जी के मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बात क्लियर? इतना बात आप समझ गए। यानी आप समझ गए कि 10वां लेवल तक हम लोग सजीव के लक्षण पढ़ते हैं, डाइजेशन पढ़ते हैं, रेस्पायरेशन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सक्रेशन पढ़ते हैं, एक्सक्रेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। इतना सब चीज हम लोग 10th लेवल में पढ़ते हैं। लेकिन 11th लेवल में क्या होता है? 11th लेवल में हम लोग कुछ जीव के विशेष लक्षण को समझते हैं और कुछ लक्षण को समझते हैं। 11th क्लास में हम लोग मेनली जो सजीव के लक्षण है वो 5 गो होता है। अब 5 गो लक्षण में 3 गो विशेष लक्षण होता है और 2 गो ऐसा लक्षण होता है जो निर्जीव में भी होता है और सजीव में भी होता है। यानी विशेष लक्षण की बात की जाए तो यानी विशेष लक्षण सजीव में बात की जाए, ठीक है। अब देखिए 10वां लेवल तो हम लोग इतना जानते हैं, 10th लेवल तक, कि 10th लेवल तक इतना सब सजीवों के गुण को जानते हैं। इस सजीवों का गुण इतना होता है, रेस्पायरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन, इतना 10th लेवल तक जानते हैं। लेकिन हम लोग जब 11th क्लास में जाएंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे, तो उसमें हम सजीव के लक्षण 5 जानते हैं। सजीव के लक्षण कितना होता है? 5। उसमें आपका हो जाएगा, उसमें होगा ग्रोथ, उसमें होगा रिप्रोडक्शन, उसमें आपका होगा मेटाबॉलिज्म, उसमें होगा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें होगा आपका कॉन्शियसनेस। बात क्लियर?
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृद्धि, ग्रोथ, यानी हिंदी में हम लोग देखिए लिख भी देते हैं, खूब सुंदर से लिखेंगे। क्लास 11th की बात की जाए, कहाँ की बात की जाए भाई, 11th की, उसमें देखिए क्या होता है, उसमें इसमें सजीव का लक्षण होता है ग्रोथ, ग्रोथ होता है, दो होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन। तीसरा नंबर में आपको हो जाता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है। चौथा नंबर पे हो जाता है आपको सेलुलर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा आप देख लीजिएगा, इसे थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा इसमें। अब 5 नंबर में आपका हो जाता है यहाँ पे कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस, ठीक है ना, बात समझ गए इतना। इसका मतलब होता है वृद्धि, इसका मतलब होता है जनन, इसका मतलब होता है उपापचय, इसका मतलब होता है कोशिकीय संगठन, इसका मतलब होता है संवेदनशीलता। इसमें भी देखिए, इसमें ग्रोथ जो रिप्रोडक्शन है ये आपका अपवाद है। यह जो होता है ये निर्जीव में भी पाया जाता है और सजीव में भी पाया जाता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों में पाया जाता है। सिर्फ ये 3 चीज, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस, यह जो पाया जाता है केवल सजीव में पाया जाता है। यानी बोला जाए तो इस सजीव का विशेष लक्षण है। एमसीसी भी इसको बोला जाता है, एमसीसी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस। बात क्लियर, इतना बात समझ पा रहे हैं, किसी को डाउट नहीं है? तो ये सब आज के क्लास आपका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम लोग अगले क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में हम क्लास 11th को सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत को स्टार्ट करेंगे और एक बेहतर तरीका से, एक बहुत ही मजेदार तरीका से उसको हर चीज को क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज लोगों को बताइए, ग्लोबल NR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। सभी किसी को जोड़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। आप एक बहुत ही शानदार चीज को पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान। ये ऐसा पढ़िए ना, ऐसा पढ़िए आपसे मतलब प्यार हो जाए। सब्जेक्ट से प्यार करना है ना तो उसको उसमें घुसिए, उसमें थोड़ा आप मतलब रस, उसके रस को चीखना पड़ेगा आपको। एकदम समाहित हो जाइए। जिस तरह नदियाँ एक दूसरे में विलीन हो जाती है, सेम उसी तरह ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप विलीन हो जाइए। आप एकदम, आपको मजा आएगा, लगेगा कि हम कहीं पे छोड़ के किसी को जा ही नहीं। इससे आपको प्यार हो जाता है तो आप समझ सकते हैं, प्यार हो जाता है तो किसी को देखने का मन करता है जी, नहीं ना करता है? इसीलिए इसे प्यार कर लीजिए आप।